बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। पिछली दफ़ा हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हमने देखा था कि हमारे पास जो व्हीकल है रेड ब्लड सेल के अंदर वो हीमोग्लोबिन है जो इसे कैरी करती है और ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू आउट द बॉडी ऑक्सीजन को। इसी तरह हीमोग्लोबिन जो है वो डिपेंड कर रही थी तीन चीज़ों पर, एक पीएच पे, टेम्परेचर पर और कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे। अगर पीएच चेंज होती है तब भी अफिनिटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन को कैरी करने में वो डिक्रीज़ होगी थी। इसी तरह अगर टेम्परेचर भी चेंज होता है तब भी जो है अफिनिटी चेंज हो जाएगी, और अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की तो अफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की कैरी करने की ऑक्सीजन को वो कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। इस इन ह्यूमन बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ट्रांसपोर्टेड इन 3 वे। इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है बायकार्बोनेट आयन के ज़रिए। बायकार्बोनेट आयन के ज़रिए ये तकरीबन 70% जो है हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही है एज आ बायकार्बोनेट आयन। इसी तरह दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, उसके ज़रिए जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है वो तकरीबन 23% है। और अगर हम ब्लड प्लाज्मा की बात की जाए तो ये तकरीबन सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन के ज़रिए जो ट्रांसपोर्ट हो रही है ब्लड प्लाज्मा के थ्रू वो 7% है। सबसे पहला तरीका हम देखते हैं एज आ बायकार्बोनेट आयन के ज़रिए कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है। ये जो प्रोसेस होता है एज आ बायकार्बोनेट आयन शिफ्ट, जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है वो एट सेलुलर लेवल हो रही है। कैसे, कौन से प्रोसेस के थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन से मुराद ये है कि आपको पता है कि जब फूड की ऑक्सीडेशन होती है और उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर दिया फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, डैट इज़ मेटाबॉलिज्म के तौर पर, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती है, वो एनर्जी यूज़ हो रही होती है। जब फूड की ऑक्सीडेशन होगी उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है टिश्यू में। जब आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में डिफ्यूज़ होगी किसके, वो ब्लड थ्रू ब्लड कैपिलरीज वो जाएगी। ब्लड कैपिलरीज में जब इंटर होगी तो ब्लड कैपिलरीज से वो रेड ब्लड सेल्स का हिस्सा बन जाएगी। जब ये रेड ब्लड सेल के अंदर इंटर हो जाती है तो ये बाजार रखने के कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड बना देता है। और कार्बोनिक एसिड बेसिकली क्या करेगा है बेसिकली एसिडिक वो पीएच को चेंज करेगा एज आ एसिडिक मीडियम। हमारे ब्लड का क्या है वो एसिडिक मीडियम होगा, पीएच हमारा ब्लड का थोड़ा चेंज हो जाएगा। जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड बनता है जिसकी वजह से क्या हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, एसिडिक मीडियम बन जाएगा हमारी ब्लड के अंदर, तो हीमोग्लोबिन जो है उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की वो कम हो जाएगी, और वो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी नहीं करेगा वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिफ्यूज़ हो जाएगा इनटू द सेल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जारी बात है वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के जो है ना फॉर दी उसमें फूड की ऑक्सीडेशन में इस्तेमाल होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन के तौर पे इस्तेमाल होगा। अब क्या है, अब हम देखते हैं कि इसकी वजह से जो हाइड्रोजन आयन जब इंक्रीज़ हो गए हैं हमारी ब्लड के अंदर तो क्या होता है टू एक्यूमुलेट, ये जो हाइड्रोजन आयन को क्या करना है अब हमने न्यूट्रलाइज करना है। उसके लिए क्या होता है हमारी बॉडी में बफर सोल्यूशन बनेगा। टू एक्यूमुलेट द एसिडिक मीडियम अ बफर सोल्यूशन इज़ क्रिएटेड। अब ये जो बफर सोल्यूशन हमारी जो ब्लड के अंदर कैसे बनेगा उसे हम कहते हैं क्लोरीन शिफ्ट या हैम्बर्ग इफेक्ट। अब ये जो क्लोरीन शिफ्ट का या हैम्बर्ग इफेक्ट क्या, अब हम ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। इन दिस प्रोसेस when this carbon dioxide comes in the lungs capillaries, reverse process occur। जो आपके पास ये कार्बोनिक एसिड बना था वो हाइड्रोजन आयन के साथ क्या करेगा, वो दोबारा रिएक्ट करके कार्बोनेट बना देगा। अब ये जो बाइकार्बोनेट बन गया आपके पास, ये बाइकार्बोनेट क्या होगा एंजाइम की मदद से जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अब जब ये आपके पास दोबारा ये जब आपके पास क्या हुआ कार्बोनिक एसिड दोबारा टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में रिलीज़ हुआ तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो डिफ्यूज़ हो जाएगी इनटू द एल्व्यूलाई एंड देन आपकी बॉडी से क्या हो गया एक्सेल आउट, आपकी बॉडी से ये रिमूव कर दी जाएगी। अब ये प्रोसेस कैसे टेक्स प्लेस हो रहा होता है, बेसिकली आपका ये मैंने जो रेड कलर का ये जो मैंने बनाया हुआ ये रेड ब्लड सेल है, और ये यहाँ पे आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स के और दूसरा आपका हिस्सा जो है प्लाज्मा का है।
रेड ब्लड सेल की कंपोजिशन में जो है आपने पढ़ा हुआ कि रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा उसमें मौजूद होता है, जिसमें प्लाज्मा में साल्ट्स, आइंस और पोटाशियम वगैरह और मुख्तलिफ क्लोरीन और मुख्तलिफ किस्मों के साल्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं। और जबकि रेड ब्लड सेल्स जो हैं, आपने ये बात याद रखनी, रेड ब्लड सेल्स और दूसरे से जो है वो सेल्स का होता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं जो आरबीसीज का हिस्सा है। अब आपने ये बात याद रखना है कि जब आपके पास रेड ब्लड सेल जो ये मौजूद हैं, इसके अंदर क्या होगा कि जो हाइड्रोजन आयन और आप समझिए जो क्लोरीन आयन इधर मौजूद है, इनकी आयनिंग शिफ्ट होगी। अब जो क्लोरीन आयन है वो वैसे रेड ब्लड सेल के अंदर मूव नहीं कर सकता, ये इसकी क्या होगी, इनकी आपस में आयन एक्सचेंज होने की वजह से ये क्या होगा, क्लोरीन आयन अंदर मूव करेगा और ये क्या करते हैं, जो पोटाशियम है उसके साथ ऐड करके पोटाशियम क्लोराइड बना देगा, और जो सोडियम मौजूद है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रेड करके या कार्बोनिक एसिड के साथ रेड करके सोडियम बाइकार्बोनेट बना देगा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो एसिडिक मीडियम का इफेक्ट था, जो एसिडिक मीडियम था वो आपका, आपने बात याद रखनी है, वो क्या हो जाएगा, वो एक्यूमुलेट हो गया, मतलब एक्यूमुलेट से मुराद क्या, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो आपका बफर सोल्यूशन ये क्रिएट हुआ है उसकी वजह से आपका ये आपका जो बफर सोल्यूशन बना, जिसकी वजह से सोडियम ने बाइकार्बोनेट को क्या कर दिया, आपके न्यूट्रलाइज कर दिया, और क्लोरीन ने जो है उसकी साल्ट क्लोरीन आयन को पोटाशियम ने न्यूट्रलाइज कर दिया, जो क्लोरीन आयन शिफ्ट हुई है जिसकी वजह से ये न्यूट्रलाइज हुआ है। तो इस तरह क्या हुआ, ये आपका बफर सोल्यूशन जो क्रिएट हुआ था ब्लड के अंदर, उसने इसके ये एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर दिया, कार्बोनिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, और जो आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, और ब्लड में जो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो डिफ्यूज़ हो जाती है लंग्स में, और ये जब लंग्स में डिफ्यूज़ हो जाएगी तो उधर आपको पता है एल्वुलरी सैक्स मौजूद है, जिनको हम एल्वुलाई कहते हैं। अब ये जो एल्वुलाई में जब ये मौजूद हो जाएंगी, एल्वुलाई में चली जाएंगी, तो एल्वुलाई से क्या होगा कि ये आपकी बॉडी से रिमूव कर दी जाएंगी। हेम्बर्ज फिनोमिना में आपने ये बात याद रखना है कि इधर क्लोरीन आयन शिफ्ट होती है प्लाज्मा से, जो कि इस इफेक्ट जो क्या करती है, ये जो आपका एसिडिक मीडियम है इसे न्यूट्रलाइज करती है, जिसकी वजह से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होके एल्वुलाई में मूव कर जाती है और उसके बाद आपकी बॉडी से एक्सहेल्ड आउट कर दी जाएगी। और इस फिनोमिना को हम क्लोरीन शिफ्ट भी बोलते हैं और हेम्बर्ज इफ़ेक्ट भी कहेंगे। आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है कि हेम्बर्ज, व्हाट डू यू नो अबाउट हेम्बर्ज इफेक्ट या व्हाट इज़ क्लोरीन शिफ्ट, तो उसमें आपने ये बताना होगा कि आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव हो रही है। अब इसके बाद जो अगला प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे, वो आपने को कौन सा प्रोसेस है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में हम राज ये है कि हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड करेगी और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगी। तो हमने पता है कि हम ये बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी जो हीमोग्लोबिन है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही थी। हमने ये पढ़ा था कि वो पीएच पे डिपेंड करती है, अगर पीएच चेंज हो तो भी उसकी जो एफिनिटी है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन वो कम हो जाती है। अगर एसिडिक मीडियम हो तो उसकी पीएच जो है ऑक्सीजन के साथ कम होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेगी। फिर इसी तरह हमने ये दूसरी बात में हमने ये कहा था कि अगर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो तो उसका इफेक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। टूवर्ड एबिलिटी जो है उसकी एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की वो कम हो जाएगी। इसी तरह हमने तीसरी बात हमने ये भी डिस्कस की थी कि अगर कंसंट्रेशन अगर आपकी सेलुलर लेवल, आपकी टिश्यू लेवल पे जो है वो ज़्यादा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है तो वो जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने की बजाय वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगी। हीमोग्लोबिन आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेगी। आप देखते हैं कि यह प्रोसेस कैसे होता है। एज वी नो डैट द हीमोग्लोबिन हैज़ मोर अफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन ऑक्सीजन। हमें पता है कि हीमोग्लोबिन की मोर अफिनिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की के साथ एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। अब क्या होता है, जब टिश्यू लेवल पे जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगी किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगी और वो देन दे ट्रांसपोर्ट टू द फ्रॉम टिश्यू टू द लंग। और ये क्या होगा, जो टिश्यू जिधर ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है वो वहाँ से मूव करेगी टुवर्ड्स द लंग, जो है वो मूव करेगी। अब लंग्स में क्या होता है
कि आपको पता है कि आपसे जब हमने ये ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के हम पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले यही बात हमने करी थी कि इट डिपेंड देयर ओन पार्शियल प्रेशर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर गैसेस, पार्शियल प्रेशर ऑफ अदर गैसेस। अब ज़री बात है कि जो पार्शियल प्रेशर है, ज़री बात है टिश्यू से रिलीज़ हो रही है, तो आपके पास क्या ब्लड कैपिलरी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड। तो अब देखते क्या होता है। एट लंग पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ हायर इन कैपिलरीज दैन एल्वुलाई। अब ब्लड का जो आप ज़ाहिर बात है जब कैपिलरीज़ के अंदर हायर है तो वो क्या करेगा, ब्लड कैपिलरी से डिफ्यूज़ हो जाएगी एल्वुलाई के अंदर, सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ इनटू द एल्वुलाई। ये देखेंगे ये ब्लड कैपिलरी बनाई भी है, ब्लड कैपिलरी के अंदर आपको ये पार्शियल प्रेशर शो करा है कार्बन डाइऑक्साइड को, ये जो निशान बनाए इसे ये शो कराया जा रहा है कि इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का। और इधर जो आपके पास एल्वुलाई सैक है, ये एल्वुलाई सैक जो हैं इनके अंदर पार्शियल प्रेशर कम है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो क्या होगा, हमें पता है कि डिफ्यूजन जो होती है वो कहाँ से होती है, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन। अब क्या यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा कंसनट्रेशन है कैपिलरीज में, वो टुवर्ड्स मूव कर जाएगी एल्वुलाई के अंदर, कि वो यहाँ पे एल्वुलाई सैक्स के अंदर मूव कर जाएगी। इसी तरह जहाँ पे ऑक्सीजन अगर आप देखें, इधर जो एल्वुलाई सैक के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है और इधर ब्लड कैपिलरी में कम है, तो इस वजह से क्या है ऑक्सीजन जो है एल्वुलाई सैक से किधर मूव कर जाएंगी, ब्लड कैपिलरी की तरफ, क्योंकि ये मूवमेंट हमेशा वहाँ होगी, कहाँ से होगी, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन। और जब ये एल्वुलाई सैक के अंदर जब ये मूव कर जाएंगी तो जारी बात है इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द आउटसाइड एयर में। तो ये क्या होगा, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन वाली बात है कि ये क्या होगी, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक्सेल आउट हो जाएगी इनटू द एयर, और हवा में ये जो है ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ कर दी जाएगी। तो इस तरह आपके पास जो है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है इन द बॉडी। अब हम देखते हैं जो हमारे पास तीसरा प्रोसेस है जिसे हम क्या कह रहे हैं, थ्रू ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के थ्रू क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ब्लड प्लाज्मा सिंपली टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। ये सिंपली किसके थ्रू, आपके ब्लड प्लाज्मा में जब कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है वो जब ज़्यादा होगी तो वो सिंपली डिफ्यूज़ हो जाएगा। उसका सिंपल प्रोसेस कौन सा, डिफ्यूजन का, क्या है उसकी कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन। तो इसको आपकी बॉडी से क्या किया जाएगा, आपके उधर से रिमूव कर दिया जाएगा आपकी ब्लड प्लाज्मा से जो है इसकी जब कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए इसको आपकी बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। तो वो तो हो गया ब्लड प्लाज्मा के ज़रिए। ब्लड प्लाज्मा में एक सिर्फ कौन सा प्रोसेस टेक्स प्लेस करता है, सिंपल डिफ्यूजन टेक्स प्लेस करती है। और डिफ्यूजन से क्या मुराद है, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन। तो ये आपके 3 तरीके थे जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से जो है वो बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्ट की जा रहा है और आपके बॉडी से जो है वो एक्सेल आउट की जा रही है। इन 3 तरीक़ों से हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। तो अब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में पढ़ेंगे।